नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर का हिस्ट्री का वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। इस पेपर से आप ये मानिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको ये मालूम चल जाएगा कि हमको कितना आता है, कितना नहीं आता, हमको कितनी पढ़ाई करनी है, पेपर जो है वो कैसा आता है, कैसा नहीं आता। तो आप लोगों को मैं जो है वो ये पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों को खुद भी देखना है कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी है। इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करने लाए अपनी कॉपी में और उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप लोगों को घर बैठ के भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे आपके आफ्टर एग्जाम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीए फाइनल ईयर का वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था मार्क्स 2 का, क्योंकि 20 अंकों के जो 10 जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-2 मार्क्स के आते हैं और सबसे इजी होते हैं और मार्क्स दिलाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन क्वेश्चनों की होती है। क्योंकि यहाँ पर ये होता है आपको आता है तो आता है, ठीक है। किसी ने पूछा कि आप उस राइटर की 2 पुस्तकें लिखी, आपने लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। निबंधात्मक में 2 आपके कट जाते हैं, लेकिन यहाँ आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटते। इसलिए जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है आप लोगों को। इसके अलावा द्वितीय अनिवार्य में 4 अंकों के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाद में आप लोग जानते हैं कि निबंधात्मक आपको जो क्वेश्चन है वो भी आपको करने होते हैं। तो 40 और 40 80 और 20 100 का आपका पेपर होता है, ठीक है, जिसमें आपकी समय सीमा 3 घंटे होती है। तो देखो पिछली बार जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि निकोलो मैकियावेली की जो 2 किताबें हैं ना, इनके बारे में पूछा गया था कि निकोलो मैकियावेली की कोई 2 किताबें लिखी है। तो ये जो प्रश्न है वो काफी सरल था, क्योंकि इनकी 2 किताबें हैं, एक का नाम द प्रिंट है, एक का नाम द डिस्कोर्स है, एक का नाम द हिस्ट्री है। तो इनकी वेरियस मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें हैं, आप लोग चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक जो इनकी किताब है वो द प्रिंट है, ठीक है, आप लोग भूलोगे भी नहीं वापस। एक जो किताब है वो द प्रिंट है, एक जो किताब है इनकी द कौन सी है, द डिस्कोर्स है, ठीक है। क्या है, द डिस्कोर्स है। और आप लोग सारी किताबें भूल जाओगे लेकिन इसको नहीं भूलोगे, द हिस्ट्री। द हिस्ट्री भी किताब किन की है, इन्हीं की। आप देखो हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ना द हिस्ट्री किसकी किताब है। तो ये निकोलो मैकियावेली की किताबें हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लियोनार्डो दा विंची की 2 कलाकृतियां लिखी है। कितना इजी क्वेश्चन आया था। लियोनार्डो दा विंची को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है इनको। और इनकी जो 2 इंपॉर्टेंट जो कलाकृतियां हैं उनमें एक आती है लास्ट सफर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और एक आती है मोनालिसा। इसको शायद ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसने मोनालिसा का नाम नहीं सुना होगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, काफी इजी रहा। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि पाप विमोचन पत्र से आप क्या समझते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। पाप विमोचन पत्र, मैंने आप लोगों को बताया था कि ईसाई धर्म के अंदर जब सामाजिक कुरीतियां प्रवेश कर गई थी तो लोगों को पाप विमोचन पत्र दिए थे। देखो इनको पढ़िए और अपने पश्चाताप कीजिए और उससे क्या है तुम्हारे पूरे पाप उतर जाएंगे। तो वहां के पोपों ने क्या किया, कमाई का धंधा बना लिया था, तो इनको बोला गया था पाप विमोचन पत्र। ईसाई धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड है। तो ये भी प्रश्न जो है वो काफी इजी रहा, ठीक है। तो बिल्कुल एक जो क्वेश्चन पूछा गया था द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है और इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। ये जो क्वेश्चन है वो तथ्यात्मक क्वेश्चन था और ये प्रश्न वही बच्चा कर सकता था जिसने वास्तव में पढ़ाई की होगी, ठीक है। ये सीरीज वाले बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो देखिए ये जो किताब है वो राजनीतिक सिद्धांतों पर रिलेटेड है। द स्पिरिट ऑफ जो लॉज किताब है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं विश्व इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। और इस ये जो किताब है, इस किताब के जो लेखक हैं वो है मोंटी सरीफ। क्या नाम है उनका, उनका नाम है मोंटी सकीब, मोंटी सकीब, ठीक है। इस किताब के राइटर हैं। और इसमें पूछा गया था कि इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। तो इस पुस्तक की विषय वस्तु जो है वो राजनीतिक सिद्धांत हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स की इसमें बातें जो है वो की गई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रांस के उन 2 किल्मों के नाम बताइए जो फ्रांस की क्रांति 1789 के पश्चात अस्तित्व में आए थे। मैंने आप लोगों को जाके देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्रांस का उसमें इतिहास पढ़ाया है बहुत अच्छे से, उसमें बताया है। तो ये प्रश्न भी काफी इजी था। इस प्रश्न को भी सीरीज वाले बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद दिया नहीं उसमें। तो मैंने इसमें जो वीडियो उसमें चर्चा की थी कि फ्रांस के 2 क्लब। अब देखो एक जो क्लब था ना, उसको तो सभी जानते हैं कि जैकोबिन क्लब था। जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं।
एक जो क्वेश्चन था वो था ज्यूरिख, जो क्लब बनाया गया था उसका नाम क्या था, ज्यूरिख क्लब, ज्यूरिख। एक जो क्लब था उसको तो सभी जानते हैं, जैकोबिन, ठीक है। एक क्लब का नाम और लिख लीजिए आप लोग, थ्यूनिक। क्या नाम था, थ्यूनिक क्लब था। 3 क्लब थे, थ्यूनिक, जैकोबिन और ज्यूरिक। तो इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करते हैं। मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे मार्क्स कट गए, हमारा पेपर अच्छा था। तुम लिखोगे ना तो मार्क्स कहाँ कटेंगे, बताओ, इनमें कहाँ मार्क्स कटेंगे। आपसे पूछा कि बताओ इसके पाप विमोचन पत्र क्या था, आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर दारू पी के कॉपी थोड़ी चेक करता है। आपने 10 के 10 क्वेश्चन ठोक दिए ना तो इंप्रेशन जम जाता है कि भाई बच्चे के पास नॉलेज है, बच्चा जानता है, वास्तव में जानता है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, रियलिटी में ये आपका इंप्रेशन जमा देते हैं एग्जामिनर के आगे, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कहते हैं ना। जो कोई भी चीज हो वो आपको एक नजर में भाग गई ना तो वो भाग गई, उसके बाद फिर उसके बाद आपके प्रयास जो होते हैं ना वो बोलते हैं निरर्थक होते हैं। तो आपकी कॉपी में ये जो टॉप क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल सटीक होने चाहिए कि एग्जामिनर को भी लगे वाह क्या बच्चा मिला है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसका पेन जो है ना वो रफ्तार पकड़ता है आपको मार्क्स देने में। तो इसीलिए जरूरी है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि आपका जो इंप्रेशन है ना वो खतरनाक वाला होना चाहिए। पहले ही क्वेश्चनों में आप धमाका मचा दो, उसके बाद आपकी जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उनमें थोड़ी बहुत कमी बीसी भी होगी तो भी एग्जामिनर क्या करेगा, कोई बात नहीं, कि बच्चा के पास नॉलेज है, उसके दिमाग में ये इनपुट डालना बहुत जरूरी है। तो फ्रांस के ये किलों के नाम आपको लिख लेना। किस युद्ध के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। अब आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, बिस्मार्क के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा, बिस्मार्क के पास जाना पड़ेगा। बिस्मार्क की जो थ्योरी है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था एकीकरण चाहे वो फिर इटली का हो चाहे वो एकीकरण जो है वो जर्मनी का हो, तो वो कैसे संभव हो पाए थे, कौन कौन से युद्ध जो है वो हुए थे। तो इसमें जो ये जो है जर्मनी का एकीकरण वहां से प्रश्न पुट हुआ है, और ये जो प्रश्न है वो कहाँ से लिया गया है, बिस्मार्क के जो युद्ध हैं वहां से प्रश्न पूछा है। और इसका आपको आंसर जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपको सभी को ये जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या है लिखना है, कि बिस्मार्क के नेतृत्व में कौन सा युद्ध लड़ा गया था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, जरूर अगर आपको नहीं भी आता ना तो भी आपको सर्च करके ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं इंतजार करूंगा कि इसका जवाब कौन कौन देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो आता है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ। क्रीमिया युद्ध कब हुआ और कौन कौन से 2 देशों के मध्य ये जो युद्ध है वो लड़ा गया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब संघर्ष चल रहा था किन किन के मध्य, रसिया के मध्य और मिस्र के मध्य, जिसमें मिस्र को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस, और इसमें कुछ इटली के जो राज्य थे वो भी क्रीमिया के युद्ध में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो रसिया है वो क्रीमिया को नहीं देना चाहता था, क्योंकि क्रीमिया जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था रसिया के लिए, और इस रसिया के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट ही नहीं था बल्कि सामरिक महत्व का भी स्थान था। इस युद्ध में जो है वो मिस्र के जो जो जिन्हें ब्रिटेन और फ्रांस सपोर्ट कर रहे थे उन राष्ट्रों की विजय होती है। कारण क्या था, क्योंकि इस युद्ध में रूस की आर्थिक जो स्थिति है उसको कमजोर करना चाहते थे ब्रिटेन और फ्रांस। इसलिए जो क्रीमिया का युद्ध है इसमें कई जो पावर हैं वो पीछे से थी। इसमें रसिया और मिस्र जो थे वो सॉरी तुर्क जो थे वो आमने सामने थे, वहीं तुर्क को ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो पीछे से क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है शोगुन व्यवस्था क्या थी। अब शोगुन व्यवस्था क्या थी, शोगुन व्यवस्था क्या थी, आप लोगों को जाना पड़ेगा जापान। जापान में जो सेनापति जो पद होता है, जापान के अंदर जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उसका एक महत्वपूर्ण पद होता है शोगुन, जिसमें सेना के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो जापान के अंदर सेनापति के अधीन आ जाती है। तो ये जो शोगुन व्यवस्था है वो है। अच्छा, आप लोग सोचोगे सर हमारे थोड़ा समझ में नहीं आया, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है एक प्रकार से पहले जमींदारी व्यवस्था होती थी ना, उन जमींदारों का एक हेड होता था ना, बिल्कुल ऐसे ही ये व्यवस्था जो है वो जापान के अंतर्गत थी। मीन कैंप क्या है, ठीक है, इसको कौन नहीं जानता, हिटलर के हिटलर साहब की आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है, मीन कैंप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ध्रुवीय राज्यों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो देखिए मित्र राष्ट्र जो है उनके अंदर ब्रिटेन था, फ्रांस था, स्वीडन था, डेनमार्क था, अमेरिका था, रूस था। ध्रुवीय राष्ट्रों के अंदर कौन कौन थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, जापान था। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे।
अब ये 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप कोई भी बच्चा इन 10 के 10 को ठोक दे तो एग्जामिनर पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ। तो इसीलिए जरूरी होता है छोटे क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पार्ट कोई भी लेसन पढ़ते हो तो उसमें से छोटे क्वेश्चनों को एक साइड में लिख लिया करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम के बाद ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पढ़ाई किससे किया, आपने आपका नेतृत्व किसने किया था, आपका लीडर कौन था, आपको पढ़ाया किसने। अगर कोई बच्चा के हायर मार्क्स आते हैं तो टीचर को भी खुशी होती है कि वाह हमारे बच्चे ने कुछ किया है। अगर बच्चे के लो मार्क्स आते हैं तो उसके पीछे टीचर भी जिम्मेदार होता है, डेफिनेटली जिम्मेदार होता है। ठीक है भाई, टीचर ये कहता है देखो मैं क्या करूं, मैंने तो पढ़ा दिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है जिम्मेदारी? अगर बच्चा क्लास में बैठा है, तुमने पढ़ाया है, तो निश्चित जिम्मेदारी बनती है टीचर की भी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके टॉप से टॉप जो मार्क्स हैं वो आए। आप जब भी अपनी मार्कशीट को देखो, उसमें जब भी हिस्ट्री का ऑप्शन आए तो आप चाहे 1 सेकंड के लिए याद करो कि हाँ सचिन सर ने कुछ बताया था, कुछ पढ़ाया था। बच्चे आजकल याद नहीं रख करते वैसे, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना है, टाइम निकला, समय निकला, उसके बाद अपने अपने सब घर होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा जो लीडर है वो आपको सही दिशा में ले जाता है। यही हमको इतिहास सिखाता भी है। हिस्ट्री के स्टूडेंट होने का यही एक फायदा होता है कि आप लीडर से बहुत अच्छी सीख जाते हो। चलिए आगे चलिए, तो आगे चलते हैं कि द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र जो हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे काफ़ी मुझे नहीं पता कि आप वास्तव में तैयारी करते हो कि नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। 1878 ईस्वी में बर्लिन सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में पूछा गया था। देखिए इनकी जो शब्द सीमा है वो आपको एक पेज से 1.5 पेज में आपको ये लिखना होता है, ठीक है। एक पेज का मतलब एक पृष्ठ जो होता है उसमें से लेके और 1.5 पृष्ठ के मध्य ये क्वेश्चन जो है वो आपको सॉर्ट करने होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको संक्षिप्त में ये क्वेश्चन जो है वो लिखने होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था महाद्वीपीय प्रणाली क्या थी। तो ये नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन ने ब्रिटेन के चारों तरफ क्या है एक प्रकार से नाकेबंदी कर दी थी और उसको बाध्य कर दिया था सामान जो है वो परचेज ना करे किसी और कंट्री से। विश्व आर्थिक मंदी के 2 कारण जो है वो पूछे गए थे। विश्व आर्थिक मंदी बताई गई है कि एक समय भारत में 1929 के आसपास क्या है 1929-1930 के पास आर्थिक मंदी जो है वो आई थी और उसमें किस प्रकार से विश्व जो है उसकी चपेट में आया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संन्यास सेन के कोई 3 सिद्धांत जो हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। या आप चीन की क्रांति के अंतर्गत चली जाइए जिसमें संन्यास सेन के सिद्धांत जो हैं वो दिए गए हैं। आगे देखिए, आगे आपके चलते हैं तो इसमें पूछा गया है कि इग्नेशियन लॉयटा क्या है। इग्नेशियन लोएटा लोएटा ठीक है, लोएटा या लोएटा क्या है। वेस्टर्न टी पार्टी क्या है, वेस्टर्न टी पार्टी क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। ये अमेरिका की क्रांति जो है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। मैंने मेरे वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया है, आप लोग जाके देखिए वेस्टर्न टी पार्टी क्या है, अलग से मैंने इसका वीडियो डाल रखा है। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा था तो उनके जहाज़ों को जो है वो पलट दिया गया था। तो मैंने सबको बहुत डीपली समझाया। आप लोग जाओगे, आप लोग देखोगे बैठ के तो आपको समझ में आएंगे। समुद्री मार्गों की खोज के कोई 2 परिणाम बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, उपनिवेशवाद को क्या है बढ़ावा इससे मिला था। विश्व व्यापार जो है उसको बढ़ावा मिला था। उपनिवेशवाद के बाद साम्राज्यवाद प्रबल हुए थे। सैन्यकरण की नीति जो है उसको बढ़ावा मिला था। तो बहुत सारे कारण थे, कम से कम आप 10 कारण लिख दोगे, लेकिन आपसे 2 कारण पूछे हैं तो ये भी आप लिख सकते हो। एक जो क्वेश्चन पूछा गया टिलसित की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो है वो टिलसिट की संधि के बारे में आया है। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब मैंने नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ाया था, नेपोलियन बोनापार्ट जब बुक कराया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि टिलसिट की संधि जो है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रांस और रशिया से रिलेटेड है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो इसके बारे में आप लोगों को 1 पेज लिखना था। तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का मतलब यही होता है कि जब दुनिया शीत युद्ध के बीच चल रही थी तो उस समय एक ऐसा गुट जो है वो निकल कर सामने आया था जिसने किसी भी पक्ष को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था ना हम रशिया की तरफ है ना हम अमेरिका की तरफ है। तो ये प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बात जो है वो यहाँ पे की गई है। तो काफ़ी ईजी था ये। मेरिट पद्धति क्या थी, मेरिट पद्धति जो है वो क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें जो विजित प्रदेशों के विजेताओं के साम्राज्य का अंग बनाने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें राष्ट्र संघ के संरक्षण में लाया जाता है। इसको बोलते हैं मेरिट पद्धति, ठीक है। और देखिए बड़े जो क्वेश्चन हैं ये भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रिपीट होगा निश्चित, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।
अगला कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान यूरोप में पुनर्जागरण काल से पूछा गया है। मैंने इस पे बहुत अच्छा लेक्चर जो है वो बनाया हुआ है पहले से ही, और आप उसको देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजी लगेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेपोलियन एक महान विजेता तथा प्रशासक था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट, इसके ऊपर मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप उनको देखोगे तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इटली के एकीकरण में मैजनी, गैरीवोल्ड और कैबूर के योगदान का उल्लेख कीजिए या विवेचना कीजिए। इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर जो है वो अपलोड है ऑलरेडी यूट्यूब पे। अगला क्वेश्चन है, वशी की संधि अनुचित और प्रतिक्रियात्मक थी, इस कथन को बताइए। तो जर्मनी के एकीकरण में या हिटलर के उदय में, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो ये भी जो है वो मैंने बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो रूस के अंदर साम्यवादी क्रांति जो है ये पूछी गई, इसके कारणों की विवेचना जो है ये पूछी गई, तो ये भी 20 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा गया है, इसके ऊपर मेरा जल्द लेक्चर जो है वो आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरे बीए फाइनल ईयर के वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, और आपको मालूम भी चला होगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। हम लगातार इनके ऊपर सीरीज जो है वो लाते रहेंगे। आप लोग नियमित रूप से हमारे जो पेपरों के सॉल्यूशन हैं वो आप देखते रहिए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा, निश्चित ही आप लोगों को पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग इनको एक बार बैठ के लिखिए, आप लोग इनको एक बार बैठ के सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही हम नए नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके बाद इतने सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिले तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए जिनके पास इतिहास विषय है, ताकि उनके साथ हम डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।